डियर स्टूडेंट, थोड़ा ध्यान देंगे। इसमें मैं आपको बता दूं कि इसके पहले वाले वीडियो में, पास में जो इसके पहले वाला वीडियो था, उस वीडियो में मैं आप लोगों को क्वथनांक के विषय में मैं बताया था। यानी क्वथनांक क्या होता है, ये चीज़ें आप लोगों ने क्या किया था, समझा था। और इस वीडियो अब यानी यहाँ पर इसके बाद से हेडिंग देंगे वाष्पन तथा क्वथन में अंतर। वाष्पन तथा क्वथन में अंतर हो गया। अब ध्यान दीजिए बाबू, वाष्पन तथा क्वथन में अंतर को एक एक करके कायदे से समझते चलना है और लिखते चलना है। तो पहले इसमें थोड़ा लिखिए। तो वाष्पन तथा क्वथन में, वाष्पन तथा क्वथन में निम्नलिखित अंतर होता है। निम्नलिखित अंतर होता है, हो गया। अब एक एक करके सीरियल वाइज करके समझते चलना है। जैसे पहला अंतर क्या होता है, ध्यान दीजिए। वाष्पन की जो क्रिया होती है वह प्रत्येक ताप पर होती है। वाष्पन की जो क्रिया होती है वह प्रत्येक ताप पर होती है, जबकि क्वथन की जो क्रिया होती है वह एक निश्चित ताप पर होती है। यानी टेम्परेचर जो आपका है, कहने का मतलब है सभी तापों पर धीरे धीरे वाष्पन की क्रिया अर्थात उनके सतह पर उपस्थित जो आपके अणु होते हैं वह धीरे धीरे करके वाष्प में क्या होते हैं, धीरे धीरे करके वाष्प में परिवर्तित होते रहते हैं। लेकिन वही जो क्वथन की क्रिया होती है तो उस समय पहले जो संपूर्ण द्रव होता है वह एक निश्चित ताप तक गर्म हो जाता है। उसके बाद जो उसमें उपस्थित मालिक्यूल अर्थात अणु जो होते हैं वह तेजी के साथ क्या होते हैं, वाष्प में परिवर्तित होने लगते हैं। वह तेजी के साथ क्या होते हैं, वाष्प में परिवर्तित होने लगते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो वाष्पन की क्रिया होती है वह प्रत्येक ताप पर होती है, जबकि क्वथन की जो क्रिया होती है वह एक निश्चित ताप पर होती है। चलिए इसमें नोट कीजिए। तो पहला, वाष्पन की क्रिया प्रत्येक ताप पर होती है। वाष्पन की क्रिया प्रत्येक ताप पर होती है, जबकि क्वथन की क्रिया एक निश्चित ताप पर होती है। एक निश्चित ताप पर होती है, हो गया। अब चलिए दूसरा अंतर ध्यान दीजिए बाबू। दूसरा अंतर इसमें समझना आपको यह है, देखिए वाष्पन की जो क्रिया होती है वह केवल द्रव की सतह पर उपस्थित अणु जो होते हैं, यानी वाष्पन की जो क्रिया होती है, इस वाष्पन की क्रिया में जो द्रव की सतह पर उपस्थित जो अणु होते हैं वह गैसीय अवस्था में पृथक होते हैं। यानी कहने का मतलब वह जो है गैसीय व्यवस्था में, हम एक दृष्टि से कह सकते हैं कि उनके अणु जो है गैसीय अवस्था में पृथक हो जाते हैं, अलग अलग, यानी उसमें से बाहर निकल जाते हैं। और जो आपका क्वथनांक होता है अर्थात क्वथन की जो क्रिया होती है, इस क्वथन की क्रिया में द्रव के प्रत्येक भाग में उपस्थित जो अणु होते हैं वह अणु गैसीय अवस्था में क्या होते हैं, परिवर्तित होते हैं। क्या होते हैं, गैसीय अवस्था में परिवर्तित होते हैं। तो चलिए इसमें दूसरा अंतर थोड़ा लिखिए। तो वाष्पन की क्रिया में केवल द्रव की सतह पर उपस्थित अणु गैसीय अवस्था में पृथक होते हैं। गैसीय अवस्था में पृथक होते हैं, यानी जो उनका सतह है उसके ऊपरी सतह से जो अणु हैं वह क्या होता है, गैसीय अवस्था में पृथक होते हैं। जबकि क्वथन की क्रिया में द्रव के प्रत्येक भाग में उपस्थित अणु गैसीय अवस्था में
गैसीय अवस्था में पृथक होते हैं, गैसीय अवस्था में पृथक होते हैं। हो गया। अब तीसरा अंतर ध्यान दीजिएगा बाबू, जैसे दो अंतर तो आप लोगों ने समझ लिया, तीसरा अंतर देखिए, जो वाष्पन की क्रिया होती है यह धीरे धीरे होती है। बात समझिएगा, वाष्पन की क्रिया क्या होता है, धीरे धीरे होती है, जबकि जो क्वथन की क्रिया होती है वह तेजी के साथ होती है। क्योंकि देखिए, मान लीजिए जो आपका वाष्पन की क्रिया होती है वह स्वाभिताप पर होता है, तो स्वाभिताप यानी टेम्परेचर जब आपका कोई भी मान लीजिए टेम्परेचर कभी अधिक होगा कभी ज़्यादा होगा, यानी बस कभी कम होगा कभी अधिक होगा, तो उसमें उपस्थित सतह के जोड़ धीरे धीरे करके क्या होते हैं, वाष्पित होते जाएंगे। और जो आपका क्वथन की क्रिया है, जब टेम्परेचर एक समान रहेगा तो वह मान लीजिए संपूर्ण द्रव जो आपका है गर्म रहेंगे, तो वह तेजी के साथ क्या होगा, वाष्पित होंगे। ठीक है ना। तो यानी हम कह सकते हैं वाष्पन की क्रिया धीमी गति से होती है, जबकि क्वथन की क्रिया क्या होती है, तीव्र गति अर्थात तेजी गति से होती है। ठीक ना। चलिए इसमें थोड़ा लिखिए, तुम तीसरा अंतर लिखिए। वाष्पन की क्रिया, वाष्पन की क्रिया धीरे धीरे, वाष्पन की क्रिया धीरे धीरे होती है, जबकि क्वथन की क्रिया, जबकि क्वथन की क्रिया तेजी से होती है, जबकि क्वथन की क्रिया तेजी से होती है। हो गया। अब इसके बाद से जो है चौथा हेडिंग देंगे, सॉरी चौथा हेडिंग नहीं, क्रम संख्या चौथा है, चौथा हेडिंग नहीं है, क्या है, क्रम संख्या चौथा है। अब ध्यान दीजिए वो, यानी इसको पहले समझिएगा चौथे को। जो वाष्पन की क्रिया होती है वायु के प्रवाह की गति तथा वायु की आर्द्रता पर निर्भर करती है। यानी वायु की प्रवाह की गति अर्थात जो आर्द्रता होता है उस आर्द्रता को यह क्या करती है, प्रभावित करती है। यानी इससे क्या होती है, प्रभावित होती है। और इसके बाद से जो क्वथन की क्रिया होती है वह क्वथन की क्रिया वायु के प्रवाह की गति, यानी वायु का जो प्रवाह है उस प्रवाह की गति तथा वायु की आर्द्रता को प्रभावित नहीं करती है। यानी देखिए इसमें वायु की गति, जैसे कि आप सभी लोग समझ रहे होंगे कि वायु जो होता है वह क्या करता है, गति करता है, जिसके कारण क्या है, जो आपके कोई द्रव है वह द्रव धीरे धीरे वाष्प की अवस्था में परिवर्तित होता है। वायु के कारण भी आर्द्रता, आर्द्रता का मतलब क्या होता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए एक निश्चित समय में जो वायुमंडल में जलवाष्प की जो मात्रा होती है उस जलवाष्प की मात्रा को हम क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं, ह्यूमिडिटी। बस है ना। अर्थात कहने का मतलब मेरा यह है कि एक निश्चित ताप पर वायुमंडल में जो जलवाष्प, यानी वायुमंडल में जो जलवाष्प की मात्रा होती है उस मात्रा को हम क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। तो चलिए इसमें जो है चौथा, क्रम संख्या चौथा में लिखिए, वाष्पन की क्रिया, वाष्पन की क्रिया वायु के प्रवाह की गति, वायु के प्रवाह की गति तथा वायु की आर्द्रता से, वायु की आर्द्रता से प्रभावित होती है, प्रभावित होती है। हो गया। इसमें आगे लिखेंगे जबकि, जबकि क्वथन की क्रिया, क्वथन की क्रिया वायु के प्रवाह की गति, वायु के प्रवाह की गति तथा वायु की आर्द्रता से, वायु की आर्द्रता से प्रभावित नहीं होती है, प्रभावित नहीं होती है। हो गया। तो यह जो आपका है वाष्पन तथा क्वथन में क्या है, अंतर हो गया। ठीक है ना। अब इसके बाद से नेक्स्ट हेडिंग देंगे ऊर्ध्वापातन।
वाष्पन तथा क्वथन में आप लोगों ने क्या किया, अंतर समझ लिया। अब इसके बाद से हेडिंग देंगे ऊर्ध्वपातन। सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन, सॉरी ये नहीं रहेगा, ऊर्ध्वपातन। ध्यान दीजिए, सब्लिमेशन क्या होता है, अर्थात ऊर्ध्वपातन। अब थोड़ा ध्यान देंगे, ऊर्ध्वपातन का मतलब क्या होता है। देखिए, कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं, ध्यान से सुनिएगा पहले, कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें तेजी के साथ गर्म करने पर बिना द्रव की अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे गैस की अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, और इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। चलिए, इस ऊर्ध्वपातन को एक बार और थोड़ा ध्यान से समझिए। देखो, कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें हम तेजी के साथ गर्म करते हैं तो वह बिना द्रव की अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे गैस की अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कपूर हो गया, कपूर को आप गर्म करते हैं तो सीधे गैस की अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। नौसादर हो गया, ये भी क्या होता है, गैस की अवस्था में आपका क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। ठीक है ना। तो चलिए, इसमें जो है थोड़ा नोट कीजिए। तो ऊर्ध्वपातन जो हेडिंग दिए हैं इसमें नोट कीजिए। कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं, कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जो तेजी से गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, तो इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। हो गया। जैसे एग्जाम्पल्स में लिखिए, नौसादर कोष्टक में अमोनियम क्लोराइड, कामा आयोडीन तथा कपूर तेजी से गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। तो यह आपका क्या हो गया, ऊर्ध्वपातन के उदाहरण हो गए। अब इसके बाद से नेक्स्ट हेडिंग देंगे संघनन। संघनन क्या होता है, इसे यहां पर हमें समझना है। देखिए बाबू, किसी पदार्थ की वाष्पों को ठंडा करने पर, बात समझिएगा, किसी पदार्थ की वाष्पों को ठंडा करने पर द्रव रूप में परिवर्तित हो जाना क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। जैसे आप किसी पात्र को ले लीजिए, उसमें जल को ले लीजिए और उस जल को आप गर्म कीजिए और ऊपर किसी पतीले से उसका पतीला जो होता है, ढक्कन होता है, उसे ढक दीजिए और उसके बाद से आप देखिए
पहले गर्म कीजिए, गर्म करने के बाद से वह द्रव जो है वाष्प में परिवर्तित होगा। वाष्प में परिवर्तित होने के बाद अगर ये ढक्कन से ढका हुआ है तो कुछ समय के बाद वह ठंडा होकर के उस पतीले के यानी जो ढक्कन है उसके सतह पर छोटी छोटी बूंदों के रूप में जो वाष्प है वह एकत्रित हो जाएगा ठंडा होकर के। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि जो वाष्प है वह ठंडा होकर के धीरे धीरे करके वह वाष्प के यानी जो वाष्प है वह द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और इस द्रव के रूप में परिवर्तित होने की जो क्रिया होती है इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। चलिए इसमें नोट कीजिए। तो किसी पदार्थ की वाष्पों को ठंडा करने पर ये द्रव रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इस क्रिया को संघनन कहते हैं। हो गया। तो यह जो आपका है संघनन हो गया। तो देखिए बाबू, यह जो आपका चैप्टर्स है यह चैप्टर समाप्त हो गया। अब देखिए जो चीज़ें आपको बताई गई हैं उसको अच्छी तरह से आप उसको कायदे से नोट्स बना लीजिएगा और अच्छी तरह से कायदे से उसे याद कर लीजिएगा। फिर याद करने के बाद जो आज वाला मैं पढ़ाया हूँ ये याद हो जाएगा ना। फिर से इस चैप्टर्स को शुरू से लेकर के अंत तक एक बार कायदे से पढ़िएगा। पढ़ने के बाद उसको याद करने की कोशिश कीजिएगा। जो याद होगा वो याद होगा, पहले समझिएगा, समझ करके तब याद करने की कोशिश कीजिएगा। जो नहीं समझ में आएगा वो हमसे क्या कीजिएगा, आप पूछ लीजिएगा। बस है ना। लेकिन समझने का सार्थक प्रयास कीजिएगा और आकर के आप कॉलेज में भी पूछ सकते हैं। बस है ना। 21 सितंबर के बाद से आप कॉलेज में आइए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो उसे क्या कीजिए, आप पूछ लीजिए। कहीं से भी कोई आपको डाउट हो उसको क्या कीजिए, क्लियर कर लीजिए। या हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर भी आप क्या कर सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं। बस केवल आप कॉल करने के बाद से आप क्या कीजिए, देखिए 2 नंबर है 88 58 36 89 54, यानी 8858368954। यानी 9792300855। अब यहाँ पर ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आपको जहाँ से भी नहीं समझ में आए उसको तुरंत कॉल करके आप क्या कीजिए, पूछ लीजिए। हाँ यदि डाउट छोड़ेंगे तो आगे चल करके आपको दिक्कत होगा। यह क्लास 9th है, आप लोगों का 9th से ही अपना सारा डाउट क्लियर करते चलिए ताकि आपको आगे चल करके कोई प्रॉब्लम्स ना हो। यहीं से आपका बेस बनना स्टार्ट हो रहा है। और किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होगा उसे क्लियर कर लीजिएगा, छोड़ना नहीं है। तो इस वीडियो में बस आज के लिए इतना ही। यह चैप्टर समाप्त हो गया। कल मैं आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर्स में शुरू करूंगा। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, चैप्टर्स का नाम क्या है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इस चैप्टर्स को कल शुरू किया जाएगा। तो कल जो आपके पास बुक है उसके नेक्स्ट जो चैप्टर्स हैं उससे देख करके कुछ पढ़ करके फिर उसके बाद से जो मैं समझाऊंगा उसको समझने की कोशिश कीजिएगा ताकि किसी प्रकार की कोई भी आपको दिक्कत ना हो समझने में। ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। बाकी हम फिर मिलेंगे कल यानी नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर्स के साथ। ओके बाय।